सावधान, घायल व्यक्ति की सहायता अवश्य करें। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात। नया सवेरा के प्रायोजक हैं वंडर सीमेंट इस्तेमाल कीजिए, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं एक बार फिर नए तेवर नए कलेवर के साथ नया सवेरा के इस विशेष अंक को लेकर। मैं हूं शहला निगार और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी भावना। धन्यवाद शहला। गुड मॉर्निंग टू एवरी व्यूअर ऑफ वॉचिंग नया सवेरा। सुप्रभात। अगले 1 घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें। साथ ही बात होगी प्रमुख खबरों की, जिनमें प्रधानमंत्री आज G20 लीडर समिट को वर्चुअल तौर पर संबोधित करेंगे, साथ ही उसकी अध्यक्षता करेंगे। साथ ही बात होगी राजस्थान और तेलंगाना विधानसभा चुनाव में प्रचार अब जोर पकड़ चुका है, क्योंकि अब बस कुछ महज दिन बाकी हैं। साथ ही बात होगी अंतर्राष्ट्रीय खबरों में इजराइल हमास संघर्ष को लेकर, खेल की बातें होंगी। साथ ही जीवन से जुड़ी संघर्ष की कहानियां भी आप तक लेकर आएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं सबसे पहले सुबह की सुर्खियों के साथ। भारत की G20 अध्यक्षता के समापन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज G20 नेताओं के वर्चुअल शिखर सम्मेलन की करेंगे अध्यक्षता। नई दिल्ली घोषणा पत्र के प्रभाव और मौजूदा वैश्विक चुनौतियों पर भी होगी चर्चा। राजस्थान में चुनावी रण में प्रधानमंत्री लगातार कर रहे हैं प्रचार। आज डूंगरपुर और भीलवाड़ा में करेंगे चुनावी रैलियां। राजस्थान में आज अमित शाह और जेपी नड्डा भी करेंगे चुनावी रैलियां। वहीं कांग्रेस ने भी झोंकी पूरी ताकत। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अशोक गहलोत समेत तमाम बड़े नेता दिन रात कर रहे हैं चुनाव प्रचार। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए भी सभी दलों ने प्रचार में लगाया पूरा दम। भाजपा, कांग्रेस और बीआरएस समेत तमाम दलों के बड़े नेता मतदाताओं को रिझाने के लिए लगा रहे हैं एड़ी चोटी का जोर। राष्ट्रपति आज संबलपुर में ब्रह्म कुमारीज द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा अभियान नए भारत के लिए नई शिक्षा का करेंगी शुभारंभ। पुट्टपर्थी में श्री सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग के 42वें दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में 50 बंधकों की रिहाई के बदले संघर्ष विराम के लिए तैयार हुआ इजराइल। कैबिनेट ने प्रस्ताव पर लगाई मोहर। 4 दिन के सीज फायर पर बनी सहमति। और 2026 फीफा विश्व कप क्वालिफायर्स में ग्रुप ए के दूसरे दौर के मुकाबले में भारत को मिली शिकस्त। कतर ने भारत को 3-0 से हराकर दर्ज की आसान जीत। और नया सवेरा में शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं देश भर की कुछ खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज G20 के नेताओं का वर्चुअल शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। इसको लेकर G20 शेर्पा अमिताभ कांत ने प्रेस वार्ता की है। G20 घोषणा पत्र में 205 बिंदुओं पर सहमति बनी है। इन पर अब तक हुई प्रगति का जायजा लेने के लिए यह वर्चुअल सम्मेलन हो रहा है। अमिताभ कांत ने बताया कि प्रधानमंत्री लगभग 2.5 महीने में दूसरी बार वर्चुअल सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं, जिससे ये स्पष्ट होता है कि प्रधानमंत्री G20 लीडर डिक्लेरेशन को लागू करने के लिए बेहद गंभीर हैं। The Prime Minister has been particularly focused on implementation of the leaders' declaration, and all our ministries
we've held several rounds of meetings with our ministries to pursue action on all the leaders' declaration, and on a vast range of areas, declaration has been taken both domestically and internationally. और अब खबरें देखेंगे चुनावी राज्यों से। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए मतदान से पहले प्रदेश में कांग्रेस, भाजपा समेत अन्य पार्टियों के कद्दावर नेता लगातार दौरे कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैराथन चुनावी सभाएं करके भाजपा के लिए जन समर्थन जुटा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य में आज भी 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। पीएम सबसे पहले डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद दोपहर में भीलवाड़ा के कोटड़ी में भाजपा प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। राजस्थान की सभी 200 सीटों पर एक ही चरण में 25 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह भी राजस्थान में पूरी ताकत से पार्टी के प्रचार में जुटे हुए हैं। अमित शाह आज राज्य में 3 चुनावी रैली करेंगे। अमित शाह सबसे पहले पाली के जैतारण विधानसभा क्षेत्र के लोगों से मुखातिब होंगे। उसके बाद जालोर विधानसभा क्षेत्र के लोगों से भाजपा के लिए वोट मांगेंगे। दोपहर बाद अमित शाह रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज राजस्थान के चुनावी रण में हुंकार भरेंगे। नड्डा आज 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। भाजपा अध्यक्ष सबसे पहले सीकर के दंतारामगढ़ में पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। उसके बाद वो दौसा में पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। तो भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की आज 2 चुनावी जनसभाएं होने वाली हैं। पहले दंतारामगढ़ में पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा। और वहीं शैला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी 2 रैलियां होने वाली हैं और सागवाड़ा में होने वाली है, वहीं भीलवाड़ा में भी होने वाली है। और राजस्थान का जो ये चुनावी रण है वो लगातार जोर पकड़ता जा रहा है। वहीं कांग्रेस ने भी चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता दिन रात चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। तो भाजपा, कांग्रेस, तमाम दल जो है चुनाव प्रचार में अपनी ताकत झोंक रहे हैं और मतदाताओं को लुभाने के पूरे प्रयास कर रहे हैं। शैलेंद्र मिश्र हमारे संवाददाता सागवाड़ा राजस्थान से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुप्रभात शैलेंद्र, आज का दिन भी बहुत ही गहमा गहमी भरा रहने वाला है। चुनाव के लिहाज से तमाम पार्टियों के जो कद्दावर नेता हैं वो अपने पक्ष में मतदाताओं को रिझाने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी कार्यक्रम हैं। किस तरह का वहां पर माहौल है, किस तरह का उत्साह है? ये देखिए, आज 2 चुनावी जनसभाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होनी है। कल हमने देखा कि धुआंधार चुनाव प्रचार बीजेपी की तरफ से देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। 3 चुनावी जनसभाएं कल संबोधित की और जयपुर में रोड शो किया। उससे पहले परसों बीकानेर में रोड शो हुआ था। चुनावी जनसभाएं अलग अलग जगह पर हुई थी। जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रोड शो कर रहे हैं, चुनावी जनसभा कर रहे हैं। पिछले 2-3 दिनों से बीजेपी की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की हम चुनावी जनसभाएं देख रहे हैं। तो बीजेपी के तमाम जो आला नेता है वो पूरी ताकत अब लगाए हुए हैं, क्योंकि अब चुनाव प्रचार में ज्यादा समय नहीं बचा है, क्योंकि 25 तारीख को मतदान होना है। दूसरी तरफ कांग्रेस के भी जो दिग्गज है, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, राहुल गांधी हो, वो हम देख रहे हैं कि चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। अशोक गहलोत और हाल ही में उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया। इस वक्त हम मौजूद है सागवाड़ा, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज की पहली रैली होनी है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो तैयारियां हैं वो हो चुकी है। सुबह से ही लोग आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि ये पहली रैली है जो 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होनी है। तो कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही।
हम ये देख रहे हैं कि अब बयानों के एक तरह से तीर बहुत तेजी से चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अशोक गहलोत सरकार की जो नाकामी है उसे बहुत प्रमुखता से चुनावी जनसभाओं में उठाया जा रहा है। करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर अशोक गहलोत सरकार पर निशाना साधा जा रहा है, चाहे लाल डायरी की बात हो या फिर राज्य सरकार की जो पेपर लीक वाला मामला है, युवाओं के साथ जो खिलवाड़ का मामला है, उसे बीजेपी बहुत जोर शोर से उठा रही है। इसके साथ ही साथ कानून व्यवस्था एक ऐसा मुद्दा है जिसपे हम देख रहे हैं कि बहुत आक्रामक है बीजेपी, चूंकि राजस्थान का जो एक रिकॉर्ड रहा है पिछले 4-5 वर्षों में वो कानून व्यवस्था के लिहाज से अच्छा नहीं रहा है। तो बीजेपी अशोक गहलोत सरकार पर तमाम सवाल पूछ रही है। और हाल के दिनों में हम देख रहे हैं कि पेट्रोल की जो यहाँ ज्यादा कीमत है पड़ोसी राज्यों के मुकाबले, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, वहां से 10 से 11 रुपए ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है यहाँ के उपभोक्ताओं को। तो वो भी एक बड़ा मुद्दा हम देख रहे हैं बीजेपी यहाँ पर बनाने में जुटी हुई है। जी शैलेंद्र, अभी आप सागवाड़ा में हैं और सागवाड़ा में 9 विधानसभा क्षेत्रों को आज साधने की कोशिश होगी प्रधानमंत्री मोदी की, और हमने देखा था कुछ दिन पहले प्रियंका गांधी भी यहाँ आई थी। देखिए, निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं कि जो महत्वपूर्ण इलाके हैं बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के जो सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं, जितनी कोशिश हो सकी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अलग अलग जगहों पर चुनावी जनसभाएं रखी गई हैं। आज 2 जगह पर जनसभाएं हैं। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अशोक गहलोत जो वो लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा जेपी नड्डा, अमित शाह और तमाम केंद्रीय नेता वो यहाँ पर आ रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए। राज्य के नेता तो हम जानते ही हैं कि केंद्र में मंत्री हैं, वो अभी चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। तो पूरी टीम हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देख रहे हैं कि यहाँ चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। दरअसल रणनीति यह है कि कोई भी विधानसभा चुनाव प्रचार के लिहाज से छूट न जाए। यही वजह है कि बीजेपी का कोई ना कोई बड़ा नेता जरूर उस इलाके में पहुंच रहा है, चाहे वो चुनावी जनसभा हो, चाहे वो जनसंपर्क हो या फिर रोड शो हो। तो ऐसे में पूरे राजस्थान को कवर करने की एक रणनीति के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है चुनाव प्रचार के लिहाज से। अच्छा शैलेंद्र, अगर हम बात मुद्दों की करते हैं, देखिए कई बड़े मुद्दे हैं जैसे महंगाई है, पेपर लीक है, महिला सम्मान का मुद्दा है, कई ऐसे बड़े मुद्दे हैं। लेकिन आप ग्राउंड पर हैं, वहां पर कवर कर रहे हैं, आम लोगों से भी बात हो रही होगी और भी बहुत सारे छोटे छोटे मुद्दे होंगे लोगों के। क्या कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो इस चुनाव में प्रभावित कर सकते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर बड़े मुद्दों को देखें तो निश्चित तौर पर महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, दलितों के खिलाफ अत्याचार, इसे एक बहुत बड़ा मुद्दा बीजेपी ने बनाया है। कानून व्यवस्था का जो मुद्दा है, करप्शन का मुद्दा, पेपर लीक का मुद्दा, अलग अलग जगहों पर जाए तो कुछ स्थानीय मुद्दे हैं। कहीं पर जो सिंचाई का पानी है वो बेहतर तरीके से पहुंचे, कुछ इलाकों में नशे की जो समस्या है उस पर लोग बात करते नजर आते हैं, कुछ जगह पर किसान अपनी बात रखते हैं। तो क्षेत्रवार अगर थोड़े से बदल जाते हैं, लेकिन अगर बड़े स्तर पर मुद्दे देखें तो कानून व्यवस्था एक बहुत बड़े मुद्दे के तौर पर हम देख रहे हैं कि राजस्थान में उभरता हुआ सामने आ रहा है। साथ ही शैलेंद्र, अब दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र जारी किए जा चुके हैं और दोनों ने लोक लुभावन वायदे भी किए हैं। और साथ ही हमने देखा शैलेंद्र की रणनीति के हिसाब से देखा जाए तो दोनों पार्टी अपनी तरीके से प्रचार जोरों पर कर रही है। अगर कांग्रेस की रणनीति के बारे में बात की जाए तो क्या रणनीति रहेगी दोनों पार्टी की कि जो मतदान है, जो मत हैं, उनकी तरफ आए? देखिए, कांग्रेस पार्टी कुछ गारंटी लेकर लगातार जनता के सामने चुनाव प्रचार के अभियान में जा रही है। घोषणा पत्र भी कल ही आया है और बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, उसमें तमाम ऐलान किए हैं। किसान सम्मान निधि को दोगुने करने की बात कही है, कानून व्यवस्था बेहतर करने की बात कही है, करप्शन के जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात की है। इसके साथ ही साथ सुरक्षा को लेकर तमाम पहल की बात की है। कोशिश यह है बीजेपी की कि अशोक गहलोत सरकार की जो नाकामी है उससे जनता के बीच रखा जाए और केंद्र सरकार की जो तमाम कल्याणकारी योजनाएं हैं उसकी सफलता की चर्चा जनता के बीच की जाए। वही कांग्रेस पार्टी अपनी गारंटी को लेकर आगे बढ़ना चाहती है, चुनाव प्रचार में जुटी हुई। लेकिन शैलेंद्र, कांग्रेस जिन गारंटियों की बात कर रही है, कांग्रेस जो उसके घोषणा पत्र में देखें तमाम लोक लुभावन वायदे ही नजर आ रहे हैं, उन वायदों को किस तरह से पूरा करेगी उसका कोई रोड मैप, कोई खाका नजर नहीं आ रहा है। ये देखिए, बीजेपी यही सवाल पूछ रही है कि आप वादे करते हैं लेकिन वादे पूरा कैसे करेंगे। कर्नाटक में आपने पहली कैबिनेट में कहा था कि कुछ वादे पूरे करेंगे, लेकिन उन वादों का क्या हुआ? आप यहाँ पर गारंटी लेकर आते हैं, फिर घोषणा पत्र भी लेकर आते हैं। तो 5 साल तो आप ही की सरकार थी, फिर आपने उन वादों को पूरा क्यों नहीं किया? और जब आप कोई वादा करते हैं तो उसका एक पूरा प्रिंट सामने रखना चाहिए कि कैसे आर्थिक संसाधन जुटाए जाएंगे, कहां से उस पैसा जुटाया जाएगा उन वादों को पूरा करने के लिए। तो हम निश्चित तौर पर देख रहे हैं
कि बीजेपी इस मामले पर कांग्रेस पार्टी पर सवाल उठा रही है कि सिर्फ वादे करने के लिए चुनाव के दौरान, प्रचार के दौरान कांग्रेस का यह काम है कि वो वादे करते हैं, लेकिन जब सत्ता में आते हैं तो उसे पूरा नहीं करते, और यही वजह है कि बीजेपी कांग्रेस के वादों पर सवाल उठा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की, और ये बात करेंगे हम ब्रेक के बाद। अभी फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। समझकर इन्वेस्ट कर। सिर्फ 4 दीवारों का मतलब घर नहीं होता, घर तो अपनों से बनता है, अपनों के सपनों से बनता है। हम तो बस आपका साथ निभाते हैं, आप ही तो हैं जो मकान को घर बनाते हैं। SBI होम लोन्स, मकान को घर बनाने के सफर में हमेशा आपका हमसफर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नया सवेरा और बात कर रहे हैं हम 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की। तो इसके दौरान विपक्षी दलों के इंडी गठबंधन में ना सिर्फ दरार और बढ़ती जा रही है, बल्कि बिखराव भी साफ नजर आने लगा है। आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। विपक्षी एकजुटता को लेकर भले ही तमाम दावे किए जा रहे हों, लेकिन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में इसकी कलई पूरी तरह खुल गई। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ सपा का गठबंधन नहीं होने के बाद अब राजस्थान में भी कांग्रेस को चुनौती देने के लिए समाजवादी पार्टी ने 5 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं। वहीं राजस्थान में कांग्रेस से 4-5 सीटों की उम्मीद लगाए राष्ट्रीय लोकदल की उम्मीदों को भी बड़ा झटका लगा, जब कांग्रेस ने उसे सिर्फ 1 सीट भरतपुर ही दी। कांग्रेस के इस व्यवहार पर रालोद मुखिया जयंत चौधरी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव की तरह कांग्रेस को कोसा भले ही न हो, लेकिन उन्होंने कड़वा घूंट पिया है। अब इसका असर आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बन रही विपक्ष की रणनीति पर नजर आने लगा है। लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव विजेंद्र सिंह ने उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर लोकदल के चुनाव लड़ने का ऐलान कर इंडी गठबंधन में बिखराव की बहस को और हवा दे दी। बीजेपी कह रही है कि सत्ता की लालच में बने इस बेमेल गठबंधन का यही हश्र होना था। जयंत चौधरी आज जिस तरह के बयान दे रहे हैं, ये स्पष्ट है कि गठबंधन में गांठें कितनी गहरी हैं। आज ये इंडी अलायंस खंड खंड टूट रहा है। मध्य प्रदेश के, राजस्थान के और छत्तीसगढ़ के चुनाव में भी इंडिया अलायंस खंड खंड टूटता हुआ दिखा है। और अब जयंत चौधरी जब ये कह रहे हैं कि वो 80 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो स्पष्ट है कि अब समाजवादी पार्टी के साथ उनका गठबंधन जो पहले ही टूट जाना स्वाभाविक सा लग रहा था, अब वो टूटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हालांकि कांग्रेस कह रही है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक है, लेकिन ये भी कह रही है कि अगर आरएलडी प्रमुख चाहें तो वो यूपी की सभी लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी उतार सकते हैं। जयंत चौधरी जी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका ये अधिकार है। अगर वो उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये सन्निहित है, वो ऐसा कर सकते हैं। दरअसल विपक्षी गठबंधन का अहम हिस्सा मानी जा रही समाजवादी पार्टी के कांग्रेस से रिश्ते मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान ही तल्ख हो गए थे, जिसके बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव कांग्रेस को लेकर काफी आक्रामक नजर आए। उन्होंने विधानसभा चुनाव में जाति जनगणना का मुद्दा उठाए जाने को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी तीखे प्रहार किए। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने भी अखिलेश यादव को लेकर तंज किए। मध्य प्रदेश चुनाव में तो इंडी गठबंधन में शामिल आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस से अलग मैदान में उतरी। दरअसल इंडी गठबंधन बनने के बाद सपा और रालोद जैसे सहयोगी दलों को पूरी आस थी कि राज्यों के चुनाव में भी कांग्रेस उनका मान रखेगी और पर्याप्त सीटें लड़ने के लिए मिलेंगी। लेकिन कांग्रेस ने राज्य के चुनाव में क्षेत्रीय दलों को मौका नहीं दिया। ऐसे में लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर इंडी गठबंधन दलों के बीच सहमति बनना तो दूर रहा, बिखराव के आसार ज्यादा बन रहे हैं। डीडी न्यूज के लिए आदित्य श्रीवास्तव और विकास सिंह की रिपोर्ट।
और जनादेश में अब बात तेलंगाना विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई, जहां सभी दलों ने प्रचार में पूरा दम लगा दिया है। भाजपा, कांग्रेस और बीआरएस समेत तमाम दलों के बड़े नेता मतदाताओं को रिझाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 30 नवंबर को कराया जाएगा, इसलिए अब प्रचार के लिए लगभग एक हफ्ते का समय बचा है। सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता राज्य के कोने कोने में प्रचार में लगे हुए हैं। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार भी खबरों का सफर जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है नया सवेरा में। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बात करते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे की। वो आज संबलपुर में ब्रह्म कुमारीज द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा अभियान नए भारत के लिए नई शिक्षा का शुभारंभ करेंगी। कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास और उड़ीसा की मंत्री भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के अंत में आश्रम के अंदर राष्ट्रपति के द्वारा वृक्षारोपण भी किया जाएगा। बाद में राष्ट्रपति पुट्टुपर्थी का दौरा करेंगी, जहां पर वो श्री सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग के 42वें दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल ओडिशा के संबलपुर में वीर सुरेंद्र साई प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के 15वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में भाग लिया। राष्ट्रपति ने छात्रों को मेडल पहनाए और डिग्रियां प्रदान की। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओडिशा यात्रा पर हैं। आज उनका तीसरा दिन है। आज ब्रह्मा कुमारी आश्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई शिक्षा नए भारत के लिए अभियान की शुरुआत करेंगे। इस कार्यक्रम के बारे में बात की हमारे संवाददाता ऋषि कुमार ने ब्रह्मा कुमारी संबलपुर की जोन इंचार्ज राजयोगिनी पार्वती दीदी से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने गृह राज्य उड़ीसा में 3 दिनों के लिए यहाँ आई हुई हैं और उनको अपने कार्यक्रम के तीसरे दिन ब्रह्म कुमारी आश्रम में आना है। हमारे साथ ब्रह्म कुमारी आश्रम की जो संबलपुर की जोन इंचार्ज हैं राजयोगिनी पार्वती दीदी, वो हमारे साथ हैं। पार्वती दीदी से बात करते हैं। दीदी, महामहिम आश्रम में आ रही हैं, उनका क्या कार्यक्रम है? महामहिम राष्ट्रपति वैसे नई भारत के लिए नई शिक्षा की संबंधित एक अभियान राष्ट्रीय स्तर पर उद्घाटन होने जा रहा है। वो भव्य रूप से उद्घाटन होने जा रहा है, जिसमें पश्चिम उड़ीसा की 9 प्रांतों से या सारी पश्चिम उड़ीसा से भाई बहनें आने वाले हैं, विशिष्टात में आने वाले हैं। इसलिए भव्य रूप में कार्यक्रम होने वाला है और साथ ही साथ नए विश्व के लिए, नई भारत के लिए नई शिक्षा की जो आवश्यकता है वो इसलिए है कि आज संसार के अंदर भले भौतिक शिक्षाएं बहुत दिया जा रहा है, शिक्षा की कमी नहीं है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिकता की शिक्षा बहुत जरूरी है। जो नैतिक पतन हो चुके हैं सारे संसार के अंदर, नैतिक उत्थान, मूल्यों की धारणाएं जो हर मानव को जरूरी है, और विश्व के अंदर ये मूल्यों की कमी के कारण दुख, अशांति, मन की पीड़ाएं दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आपका आश्रम निश्चित तौर से चरित्र निर्माण के लिए देश में काम करता है, लेकिन जब इस तरीके से जो हमारे देश के जो शीर्ष नेतृत्व कहीं पर जाते हैं तो लोगों में किस तरीके का संदेश जाता है और आप लोगों को कितनी प्रेरणा मिलती है इन सब चीजों से? वैसे तो ये संस्था अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जिसमें जाति, धर्म, वर्ण भेद को छोड़ करके बच्चों से लेकर के बुजुर्ग तक इस शिक्षा को सहर्ष स्वीकार इसलिए करते हैं, इस ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग का अभ्यास करने के फलस्वरूप आंतरिक जो बुराइयां हैं अपने आप छूट जाता है। तो हमने बात की पार्वती दीदी से। ब्रह्म कुमारी जो निश्चित तौर से एक ऐसा संस्थान है जो लोगों के चरित्र निर्माण के लिए काम करता है, और जब राष्ट्रपति यहाँ पर पहुंचेंगे तो निश्चित तौर से जो लोग यहाँ पर होंगे तो एक अलग ऐसा वातावरण होगा जो राष्ट्र निर्माण में एक अलग भूमिका निभाएगा।
कैमरामैन एसपी दुबे के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, संबलपुर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मथुरा के दौरे पर रहेंगे। पीएम शाम को 4:30 बजे मथुरा में संत मीराबाई की 525वीं जयंती मनाने के लिए आयोजित कार्यक्रम संत मीराबाई जन्मोत्सव में हिस्सा लेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री संत मीराबाई के सम्मान में एक स्मारक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे। इसके अलावा वो इस अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। ये कार्यक्रम संत मीराबाई की स्मृति में पूरे साल चलने वाले कार्यक्रमों की शुरुआत का प्रतीक भी होगा। आपको बता दें कि संत मीराबाई भगवान कृष्ण के लिए अपनी भक्ति के लिए विख्यात हैं। उन्होंने कई भजनों और छंदों की रचना की जो आज भी लोकप्रिय हैं। और अब बात उत्तरकाशी सुरंग में फंसे श्रमिकों की। उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल के अंदर फंसे 41 श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए स्थान की पहचान कर ली गई है। अब बचाव कार्य और तेज कर दिया गया है। बचाव दल 10 दिन से 41 मजदूरों को सुरक्षित निकालने की पुरजोर कोशिशों में जुटे हुए हैं। एजेंसियां अगले 40 घंटे अहम बता रही हैं। बचाव अभियान से जुड़ी एजेंसियों का अनुमान है कि 30 से 40 घंटे के अंदर सुरंग से सभी मजदूर सुरक्षित बाहर निकाल लिए जाएंगे। इससे पहले मंगलवार को सुरंग से एक अच्छी खबर आई। सुरंग में फंसे मजदूरों के परिवारों ने अपनों के चेहरे कैमरे के जरिए देखे और उनसे बात की। इस दौरान मजदूरों को भरोसा दिलाया गया कि वे जल्द बाहर निकाल लिए जाएंगे। आपको बता दें कि 12 नवंबर को उत्तरकाशी में सिलक्यारा सुरंग का एक हिस्सा ढह गया था, जिसके अंदर 41 मजदूर फंस गए थे। और अब आपको बता दें कि ऑगर ड्रिलिंग से भी काम शुरू हो चुका है। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ओपी यादव जुड़ चुके हैं उत्तरकाशी से, जहां वो सिलक्यारा टनल के पास हैं। ओपी, अगर ताज़ा जानकारी के हिसाब से पता चला है कि ऑगर ड्रिलिंग का काम शुरू कर दिया गया है और जो 900 MS का जो पाइप था अब 800 MS कर दिया गया है, तो क्या ताज़ा जानकारी है अब आपके पास? जी, इस कार्य में लगातार प्रधानमंत्री अपनी नजर बनाए हैं और पीएमओ ने इस पर संज्ञान लेते हुए पल पल की अपडेट पीएमओ को दी जा रही है। इसी संदर्भ में प्रधानमंत्री ने कल बात भी की थी राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से। उसके बाद उन्होंने अपडेट्स भी लिया था और जो 41 श्रमिक इसमें फंसे हुए उनको बचाने के लिए विशेषज्ञों की निगरानी में अलग से जो पहले 900 mm की पाइप थी उसकी जगह 800 इंच की पाइप डाली जा रही है और उसके लिए अलग से कई तरह के जो मैकेनिज्म अपनाने होते हैं उनको भी अपनाया गया, ताकि अब जब ड्रिलिंग की जाएगी उस दौरान मलबा न रहे। इसके लिए जो एक अलग टाइप का ऑग स्प्रे मशीन में कुछ स्प्रे किया जाता है, जिससे जो मलबा रहता है उसको सॉलिड बना दिया जाता है, ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान दिक्कत नहीं आए। और जैसा आपने बताया कि इसमें 900 mm का 800 mm का पाइप इसलिए डाला जा रहा है कि जो तमाम तरह की जो बाधाएं आती है 900 mm में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, तो उसको पूरा करने के लिए इस पाइप का उपयोग किया जा रहा है। उसमें देर रात तक 18 मीटर तक का पाइप डाल भी दिया गया था। उसकी जाती अगले 2 दिन में ये काम गति पकड़ लेगा और इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा कर लिया जाएगा। राहत और बचाव कार्य के लिए भी टीमें लगी हुई है और अन्य तरह की जो प्रिकॉशंस है उनके लिए भी इसमें विशेष तौर से ध्यान रखा जा रहा है। जो ऑगर ड्रिलिंग मशीन है उसकी स्प्रे के अलावा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल भी ड्रिलिंग की जा रही है और जो पहाड़ी है उसके ऊपर जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है उसने लगभग पूरा कर लिया है जो सड़क बनाने का काम। और जो मशीनें बाहर से आती है उन मशीनों में 2 मशीनें आज और तीसरी मशीन को भी एक देर रात तक यहाँ एयरलिफ्ट करने की प्लानिंग थी, तो आज उम्मीद है कि दिन में वो मशीन आ जाएगी। तो उम्मीद की जा रही है कि जब ये मशीन आ जाएगी तो चारों तरफ से वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पर काम शुरू हो जाएगा। जी ओपी, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि ये जो ऑगर ड्रिलिंग है ये कितना तीव्र गति से काम करती है और कितनी जल्दी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सकता है इसके जरिए? जी, ये ऑगर मशीन है, इसकी कैपेसिटी 1 घंटे में 6 मीटर तक की ड्रिलिंग करने की क्षमता होती है। लेकिन यहाँ पर जब इसकी प्रोटेक्शन कैनोपी बनाई गई तो इसमें तय किया गया कि 6 से बजाय 5 मीटर तक ही यहाँ काम कर पाएगी अगर सुचारू सभी व्यवस्थित काम रहा तो। लेकिन अगर 5 मीटर भी प्रति आवर के हिसाब से काम करती तो उम्मीद की जाती है कि 2 दिन में पूरा जो भी ऑपरेशन है उसको पूरा कर दिया जाएगा, क्योंकि 18 मीटर तक के पाइप इसमें डाले जा चुके हैं 800 mm के, और बाकी जो बचा हुआ स्पेस है उसको रिकवर करने में 2 दिन का टाइम लगेगा। लेकिन बीच बीच में क्या है, इसमें हार्ड स्टोन आ जाता है और जो सॉफ्ट रॉक है वो भी आ जाती है, तो इसकी जो गति है वो प्रभावित हो जाती है। इसके साथ ही साथ सबसे बड़ी समस्या इसमें ये आती है कि जो मलबा गिरा हुआ है उसमें कई तरह के रॉड्स डले हुए हैं और जो मशीनें भी हैं, तो उनको कटिंग करने के लिए अलग से आयरन रॉड मशीन का उपयोग किया जाएगा, तो उसमें एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। और साथ ही साथ ये जो मशीन है
ये 1570 हॉर्स पावर की है। तो जब ये काम करती है तो टनल में कंपन शुरू होने लगता है, तो उस कंपन की वजह से भी भय बना रहता कि कहीं मलबा फिर से न गिर जाए। तो इसको बचाव के लिए भी इन्होंने एक गैप बनाना पड़ता है कि थोड़ा टाइम रोक के फिर से काम को शुरू किया जाए। और साथ ही साथ इस मशीन में डीजल से इसको चलाया जा रहा है, तो डीजल से चलाने की वजह से इसमें एक समस्या ये आ जाती है कि जो प्रदूषण हो जाता है उससे वो जो काम करने वाले इंजीनियर हैं और एक्सपर्ट्स हैं और मजदूर हैं उनको परेशानी ना हो, इसके लिए थोड़ी देर इस मशीन को रोकना भी पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, जिनकी वजह से इसमें थोड़ी इसकी स्पीड को कम होना पड़ता है। अदरवाइज रेगुलर अगर काम करती है और फिजिकल कंडीशन उपयुक्त रहती है तो इसकी स्पीड 5 से 6 मीटर प्रति आवर रहती है। लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां बन रही है और सावधानी के साथ काम किया जाता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया ओपी, आपका इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम तक साझा करने के लिए। आपने अभी बताया कि जिस तरीके से ऑगर ड्रिलिंग का काम जो रुक गया था वो फिर से शुरू हो गया है और 900 mm पाइप की जगह अब 800 mm पाइप जो है वो भेजा जा रहा है और राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर, प्रशासन और जो राज्य सरकार है वो मिलकर SDRF NDRF की टीमों के साथ मिलकर इस काम को लगातार तेज़ी से कर रही है और खाना भी जो अब है वो गर्म पहुँचाने के लिए सुविधा भी मुहैया करा दी गई है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की और अब बात करते हैं राजधानी में वायु प्रदूषण की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की हवा अभी भी जहरीली है, इसका प्रदूषण स्तर अभी भी काफ़ी ज़्यादा है, जिस कारण वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर श्रेणी में है। लोगों को लगातार सांस लेने में दिक्कत हो रही है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार आज भी दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। अशोक विहार में AQI 405, जहांगीरपुरी में 428, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में 404 और द्वारका सेक्टर 8 में 403 AQI दर्ज किया गया है। और अब बात करते हैं गोवा में चल रहे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की। तो इफ्फी का मंच युवा प्रतिभाओं को बढ़ावा देने का मंच भी बना हुआ है। 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो में मणिपुर, ओडिशा और मध्य प्रदेश सहित 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने हिस्सा लिया है और इस पहल का उद्देश्य है युवाओं को मीडिया और मनोरंजन के क्षेत्र में असाधारण अवसर उपलब्ध कराना। इस वर्ष टैलेंट कैंप का आयोजन हुआ है, जिसमें फिल्मकारों को जाने माने निर्माताओं, उनके सहयोगियों, स्टूडियो और OTT प्लेटफॉर्म से जुड़े लोगों से मिलने, संवाद करने और जुड़ने का मौका मिलेगा। इस हुटर के साथ शुरुआत हुई इन युवाओं के लिए एक नई चुनौती की। 48 घंटों में एक शॉर्ट फिल्म बनाने की केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने गोवा में 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो चुनौती का शुभारंभ किया। 54वें इफ्फी में पूरे भारत से 75 युवा प्रतिभाओं को अपने सपनों को पूरा करने का बेहतरीन अवसर मिल रहा है। इफ्फी 2023 ने इन्हें दिया सिने जगत के दिग्गज सितारों से रूबरू होने का और सीखने का एक मौका। इसके तीसरे संस्करण की शानदार शुरुआत हुई। In the last 2 years, we had close to 150 such young creative minds who have joined the programs. With this year's edition, the total tally stands at 225. So you are already a strong force of creative minds of tomorrow. 225 people already working in the system, learning and growing. ये युवा भारतीय सिनेमा के कल का प्रतिनिधित्व करेंगे। नवाचार, तकनीक, कहानी कहने के अंदाज के नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। बेहद उत्साहित हैं और कुछ कर दिखाने के जज्बे से लबरेज हैं। तो मैं यहाँ पे इफ्फी में एज अ स्टूडेंट आया था 2 साल पहले और आज मुझे एज अ कॉम्पिटिटर, एज अ पार्टिसिपेंट आने का मौका मिल रहा है, तो दैट्स अ बिग थिंग फॉर मी। बहुत सारे वर्कशॉप्स अटेंड करे एनिमेशन के और सिनेमेटोग्राफी के, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। हम सभी हरियाणा से संबंध रखते हैं और हरियाणा में तो अभी फिल्मों का चलन इतना नहीं है। ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा मौका है जिसमें हमें मास्टर क्लास भी मिली है, बहुत कुछ सीखने को मिला है। ग्रैंड जूरी में शामिल हैं श्रेया घोषाल, ए श्रीकर प्रसाद, मनोज जोशी, वीरा कपूर, प्रिया सेठ सरीखे। सिने जगत से जुड़ी दिग्गज हस्तियों के साथ भी इन्हें रूबरू होने का, सिनेमा के व्यवसाय को देखने का मौका मिल रहा है। भारत में टैलेंट बहुत उम्दा है, जबरदस्त है। केवल उनको एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता थी, वो प्लेटफॉर्म सरकार ने दिया, INB मिनिस्टर ने दिया। तो मैं मोदी जी का, मोदी सरकार का और INB मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी का बहुत आभारी हूँ। जो ये 75 क्रिएटिव माइंड्स 48 आवर्स में मूवीज बनाएंगी, शॉर्ट फिल्म्स बनाएंगी, पूरा उनको यहाँ पे जो टेक्निकल सपोर्ट मिल रहा है,
I'm really looking forward to see कि वो क्या बनाते हैं. प्रतिभा से भरपूर इन्हें तलाश थी बस एक अवसर की, जो आज इन्हें इफ्फी ने दिया है। ये युवा सिनेमा की दुनिया में अपना नाम कमाने के लिए कड़ी मेहनत के साथ जुट गए हैं। पणजी गोवा से जया सिन्हा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी जया सिन्हा पणजी से हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। सुप्रभात जया। इफ्फी के मंच पर एक से बढ़कर एक शानदार फिल्में, फिल्म बाजार, मास्टर क्लास, 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो, मच मोर, बहुत कुछ है। आज क्या कुछ खास रहने वाला है? कौन कौन सी खास फिल्में दिखाई जाने वाली हैं और क्या कुछ अपडेट रहेगी, बताइए हमारे दर्शकों को। गुड मॉर्निंग शैला। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का मंच है, यानी कि सितारों का जश्न है। यहाँ पर फिल्मों की एक से बढ़कर एक फिल्मों का प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है और यही वजह है कि जिस तरह से तमाम जो बड़े सितारे हैं यहाँ पर आ रहे हैं अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के मंच पर आएंगे तो उन्हें एक राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय मंच मिलेगा। इसमें उभरते कलाकार हैं, उभरते सितारे हैं जो सिनेमा की दुनिया में अपना नाम बनाना चाहते हैं। इनमें से कुछ से आपने बातचीत अभी सुनी जो 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो का हिस्सा हैं। तो वहीं सनी देओल, सलमान खान, AR रहमान, आदित्य राव हैदरी जैसे सितारे भी पहुंच रहे हैं अपनी फिल्म का गाला प्रीमियर लेकर इफ्फी के 54वें संस्करण में। अगर हम बात करें आज की, तो आज तमाम ऐसे लोग हैं जो अपनी फिल्मों को लेकर यहाँ पहुंचेंगे। अगर आप बात करें तो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं क्योंकि मीडिया से मुखातिब होना चाहते हैं। साथ में गाला प्रीमियर्स हो रहे हैं, फिल्म की स्क्रीनिंग हो रही है, लंबी लंबी कतारें यहाँ पर लग रही हैं। जो तमाम जो स्क्रीनिंग वेन्यूज हैं वहां पर आज यहाँ पर कई नई फिल्मों का लॉन्च है। शैलेंद्र सिंह एक बहुत बड़े फिल्म निर्माता हैं और आज जैसा उन्होंने दावा किया है कि वो अपनी 11 फिल्मों को यहाँ पर लॉन्च करने जा रहे हैं इफ्फी के मंच पर। साथ ही साथ रेलवे मैन एक बहुत, इसकी जो फिल्म के ट्रेलर हैं, एक त्रासदी पर आधारित ये फिल्म है और इस वक्त OTT प्लेटफॉर्म पर लगातार इसके प्रोमोस चल रहे हैं और काफी धूम मचा रहे हैं। उसको भी आज प्रीमियर किया जाएगा इफ्फी के मंच पर, क्योंकि हम जानते हैं कि जब बात होती है सिनेमा की, बात होती है एंटरटेनमेंट की, तो हाल के वर्षों में जो लाइंस हैं वो काफी ज्यादा धूमिल हो गई हैं। आज थिएटर की बात नहीं होती या छोटे बड़े या बड़े पर्दे की बात नहीं होती। आज बात होती है कि सिनेमा हर आयाम में अपने तरीके से दर्शकों को जुड़ रहा है और दर्शकों को जुटा रहा है। यानी कि यहाँ पर आपको बड़े बड़े फिल्माता निर्देशक मिलेंगे, डेब्यू डायरेक्टर्स मिलेंगे, यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स भी मिलेंगे जो यहाँ पर आए हैं और इफ्फी के माध्यम से राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा के से रूबरू हो रहे हैं। तो आज कई गाला प्रीमियर्स हैं। एक बहुत ही बेहतरीन पैकेज यहाँ पर दिया गया है गाला प्रीमियर्स का, जहाँ पर करण जौहर, रीमा काकती, जोया अख्तर जैसे सितारे सीधे आकर मुखातिब हो रहे हैं अपने फैन से। तो वहीं न्यू डायरेक्टर्स, डेब्यू डायरेक्टर्स अपनी फिल्म को लेकर जी जया, तो फिल्मों का महाकुंभ लगा हुआ है इफ्फी में। जो तमाम राइटर्स हैं जो अपनी चाहते हैं किताबों से जी जया, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए कि तीसरा जो दिन है आज इफ्फी का वो भी खूब रंगों से भरा होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और बुलेटिन में अब बात करते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा की। देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा को पूरे उत्साह के साथ आयोजित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में भी यात्रा के दौरान लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। ये रिपोर्ट देखिए। पूरे देश में चलाए जा रहे विकसित भारत संकल्प यात्रा आज उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले में पहुंच गई, जहां इस अभियान को गति देने के लिए जिला मुख्यालय पर लोहिया भवन से 7 वाहनों को विधान परिषद सदस्य हरिओम पांडे ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जिले से केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हुए लाभार्थी भी शामिल हुए। इसमें सारे चीजों का सबसे निचले व्यक्ति से लेकर सबको जब तक मुहैया न करा दिया जाएगा और संतृप्त न कर दिया जाएगा तब तक ये संकल्प हमारा चलता रहेगा। ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई की सोच है और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सोच है।
कार्यक्रम में स्कूली बच्चियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने इस यात्रा को सफल बनाने के लिए लोगों को संकल्प भी दिलाया। जिलाधिकारी ने बताया कि विकसित भारत का संकल्प लेकर यह यात्रा निकाली गई है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जिले के समस्त नगर पालिका, नगर पंचायत और ग्राम पंचायत में सरकार की योजनाओं को लेकर लोगों में जागरूकता पैदा किया जाए। पूरे देश के जितने भी ग्राम पंचायतें हैं और उन समस्त ग्राम पंचायतों में, नगर पंचायतों में, नगर पालिकाओं में और नगर निगमों में रहने वाले जितने भी हमारे टोटल 140 करोड़ लोग हैं, उन सभी लोगों तक उन योजनाओं का लाभ पहुंचाना, उन योजनाओं के बारे में बताना और जो लोग इन योजनाओं का लाभ प्राप्त कर चुके हैं उनकी सक्सेस स्टोरी, उनकी सफलता की कहानी उन्हीं की जुबानी सबके सामने लाना है। भाजपा जिला अध्यक्ष त्रयंबक तिवारी ने बताया कि इस संकल्प यात्रा पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि समाज का अंतिम व्यक्ति सरकार की योजनाओं को लेकर जागरूक हो सके, जिससे विकसित भारत का संकल्प पूरा हो सके। भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से जो विकास के रथ आपके घर जाने वाले हैं, आपके गांव जाने वाले हैं, कल एक वर्चुअल के माध्यम से आज यहां पर जिलाधिकारी महोदय, निश्चित तौर से मुख्य विकास अधिकारी महोदय, अपर जिलाधिकारी महोदय बहुत ही बधाई के पात्र हैं कि इस तरीके का बढ़िया आयोजन कर रहे हैं और आयोजन करके ये सूचनाएं आप तक पहुंचा रहे हैं। इस अवसर पर लोहिया भवन परिसर में स्वच्छ जल योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, उज्ज्वला योजना के साथ साथ शिक्षा विभाग, कृषि विभाग सहित तमाम विभागों के स्टॉल भी लगाए गए, जहां लोगों को योजना की जानकारी भी उपलब्ध कराई गई। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं, आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। भारत की G20 अध्यक्षता के समापन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज G20 नेताओं के वर्चुअल शिखर सम्मेलन की करेंगे अध्यक्षता। नई दिल्ली घोषणा पत्र के प्रभाव और मौजूदा वैश्विक चुनौतियों पर होगी चर्चा। राजस्थान में चुनावी रण में प्रधानमंत्री लगातार कर रहे हैं प्रचार। आज डूंगरपुर और भीलवाड़ा में भी करेंगे चुनावी रैलियां। राजस्थान में आज अमित शाह और जेपी नड्डा भी करेंगे चुनावी रैलियां। वहीं कांग्रेस ने भी झोंकी पूरी ताकत। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अशोक गहलोत समेत तमाम बड़े नेता दिन रात कर रहे हैं चुनाव प्रचार। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए भी सभी दलों ने प्रचार में लगाया पूरा दम। भाजपा, कांग्रेस और बीआरएस समेत तमाम दलों के बड़े नेता मतदाताओं को रिझाने के लिए लगा रहे हैं एड़ी चोटी का जोर। राष्ट्रपति आज संबलपुर में ब्रह्म कुमारीज द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा अभियान नए भारत के लिए नई शिक्षा का करेंगी शुभारंभ। पुचुपर्थी में श्री सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग के 42वें दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में 50 बंधकों की रिहाई के बदले संघर्ष विराम के लिए तैयार हुआ इजरायल। कैबिनेट ने प्रस्ताव पर लगाई मोहर। 4 दिन के सीज फायर पर बनी सहमति। और 2026 फीफा विश्व कप क्वालिफायर्स में ग्रुप ए के दूसरे दौर के मुकाबले में भारत को मिली शिकस्त। कतर ने भारत को 3-0 से हराकर दर्ज की आसान जीत। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हमारा खास सेगमेंट होगा अखबारों की सुर्खियों का। आप जुड़े रहिए नया सवेरा के साथ। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए। बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं।
अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढे, आधार, ओटीपी या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नया सवेरा और चलिए अब बात करते हैं अखबारों की सुर्खियों की। और अखबारों की सुर्खियों को लेकर हमारे साथ हमारे सहयोगी डीडी न्यूज़ रूम से मौजूद हैं संध्या शर्मा। संध्या, सुप्रभात। क्या है ऐसी खबरें जो समाचार पत्रों में आज प्रमुखता से प्रकाशित की गई हैं? जी सुप्रभात आप दोनों को। हमारे इस खास सेगमेंट की शुरुआत कर लेते हैं। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भारत ने बढ़ाए एक और कदम की खबर के साथ, जिसे आज सभी अखबारों ने प्रमुखता के साथ लिया है। जी हां, कल भारतीय नौसेना और DRDO ने मिलकर स्वदेशी एंटीशिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया है और इस खबर को आज सभी अखबारों ने बताया है कि सिकिंग 42B हेलीकॉप्टर से ये परीक्षण किया गया है। आपको बता दें कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भारत लगातार काम कर रहा है। उसी से जुड़ी ये खबर। अगली खबर की बात करें तो अब वो दिन दूर नहीं जब युद्ध पोतों पर भारत की महिला अग्निवीरों की तैनाती की जाएगी। जी हां, 271 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है और जल्द ही विक्रम और विक्रमादित्य जैसे युद्ध पोतों पर इन अग्निवीर महिलाओं की तैनाती की जाएगी। तो ये एक महिला सशक्तिकरण से जुड़ी हुई और बेहद ही सकारात्मक खबर पूरे भारत के लिए और हम सभी के लिए। अगली खबर की बात करें तो दैनिक जागरण अखबार ने और इसके अलावा अन्य सभी अखबारों ने, पंजाब केसरी अखबार ने भी प्रमुखता से लिए और बताया है कि सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने वालों को ना मिले MSP का लाभ, इस तरह की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए ये बात कही और साथ ही साथ ये भी कहा कि पंजाब के जो किसान हैं अगर वो नहीं मान रहे हैं और पराली जला रहे हैं तो क्यों ना उनको MSP देने से MSP बंद कर दिया जाए, उनको नहीं दिया जाए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा की जो सरकार है उससे सीख लेनी चाहिए, समझा जाना चाहिए कि किस तरह से पराली जैसे मामलों में कमी लाई गई है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि ये जो मुद्दा है इस पर राजनीति ना हो बल्कि केंद्र और राज्य सरकारें मिल करके दीर्घकाल के लिए, लंबे समय के लिए प्रयास करें और योजना बनाएं। और चलते चलते बात कर लेते हैं आर्थिक जगत से जुड़ी हुई खबर के साथ। महंगाई के जोखिम के बीच मजबूत रहेगी आर्थिक वृद्धि दर, ये बात कही गई है। कल वित्त मंत्रालय के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है और उसमें ये आंकड़े जारी करते हुए ये संभावनाएं जताई गई है। तो ये है आज के अखबारों की प्रमुख खबरें और हेडलाइंस। बहुत धन्यवाद संध्या। बहुत कम समय में आपने बहुत सारे अखबारों की सुर्खियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाई हैं, बहुत जानकारी प्रदान की। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब देखते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें फटाफट अंदाज में। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग के बीच 50 बंधकों की रिहाई वाले समझौते को इजरायली कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। समझौते के तहत बंधकों के बदले पहली बार 4 दिन के संघर्ष विराम पर बनी है सहमति।
इजराइल अपनी जेलों में बंद कुछ फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई के लिए भी राजी हो गया है। हमास की मांग गाजा में मानवीय सहायता को बढ़ाने पर भी है, जिस पर इजराइल तैयार नहीं है। इजराइल ने अभी तक सिर्फ 2 टैंकरों को रोजाना गाजा तक पहुंचने की मंजूरी दी है। इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष के बीच इजरायली सेना ने गजा में अल शिफा अस्पताल के नीचे पाई गई सुरंग की 2 तस्वीरें जारी की हैं। सेना ने दावा किया है कि खोजी गई सुरंग हमास द्वारा बनाई गई है। वहीं हमास ने इस बात से इनकार किया है कि उनकी सुरंग और बंकर अस्पतालों जैसे नागरिक बुनियादी ढांचे में स्थित हैं। उत्तर कोरिया की जासूसी सैटेलाइट लॉन्च करने के बाद दक्षिण कोरिया और जापान ने आपातकालीन चेतावनी जारी की है। दोनों देशों ने आशंका जताई है कि सैटेलाइट के कक्षा में स्थापित होने के बाद संभावित खतरा बढ़ गया है। कोंगो गणराज्य में एक भर्ती आयोजन के दौरान युवाओं की भीड़ उमड़ने के बाद सैन्य स्टेडियम में भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में 37 लोगों की मौत हो गई। कोंगो के प्रधानमंत्री ने इसे त्रासदी बताया। दक्षिण अमेरिकी देश बोलीविया के हजारों हेक्टेयर जंगल में लगी आग पर काबू पाने की भरपूर कोशिश हो रही है। अग्निशामकों को आग पर काबू पाने की बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। उधर फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने 100 अग्निशामकों को इंडियन देश भेजने की घोषणा की है। और आइए अब कारोबार जगत की बात कर लेते हैं फटाफट अंदाज में। जियो फाइनेंशियल सर्विस ने बॉन्ड के जरिए फंड जुटाने की खबरों का खंडन करते हुए कहा है कि कंपनी की ऐसी कोई योजना नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्रीज से अलग होकर बनी कंपनी ने रेगुलेटरी फाइलिंग में ये जानकारी दी। कंपनी ने फंड जुटाने वाली खबरों को अटकलबाजी बताया है। ग्लोबल इंजीनियरिंग सर्विसेज फर्म टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ आज खुलेगा और 24 नवंबर को बंद हो जाएगा। कंपनी इस आईपीओ के जरिए 3042 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है। कंपनी के आईपीओ का प्राइस बैंड 475 रुपए से 500 रुपए तक तय किया गया है। क्वालिटी कंट्रोल की मदद से खिलौने की तरह कई अन्य उद्योगों के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहन मिलने जा रहा है। अगले 3.5 साल में 217 आइटम पर क्वालिटी कंट्रोल नियम लागू होने जा रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने एडिटेक फर्म थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड और बाइजू रविंद्रन को 9,362 करोड़ रुपए की कथित हेराफेरी के मामले में विदेशी मुद्रा विनिमय प्रबंधन अधिनियम यानी फेमा के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया है। माइक्रोसॉफ्ट ने अपर्णा गुप्ता को ग्लोबल डिलीवरी सेंटर लीडर के रूप में नियुक्त किया है, जो इंडस्ट्री सॉल्यूशंस डिलीवरी और व्यापक माइक्रोसॉफ्ट कस्टमर एंड पार्टनर सॉल्यूशन संगठन का एक हिस्सा है। और अब खबरें खेल जगत से फटाफट अंदाज में। फीफा विश्व कप 2026 क्वालिफायर के दूसरे राउंड में भारतीय टीम को अपने दूसरे मुकाबले में कतर के हाथों 0-3 से शिकस्त का सामना करना पड़ा है। कतर की दूसरे राउंड में ये लगातार दूसरी जीत है। भारत के दिग्गज बिलियर्ड्स खिलाड़ी पंकज अडवाणी ने अपने करियर का 26वां वर्ल्ड टाइटल जीत लिया है। उन्होंने दोहा में खेली गई BSF वर्ल्ड चैंपियनशिप लॉन्ग अप के फाइनल मुकाबले में भारत के ही सौरभ कोठारी को मात दी है। हॉकी इंडिया ने राष्ट्रीय महिला अभ्यास शिविर के लिए 14 सदस्यीय ग्रुप की घोषणा की है। ये खिलाड़ी 22 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर तक बेंगलुरु के साई सेंटर में अभ्यास ट्रेनिंग लेंगे। यूरोपियन चैंपियनशिप के ग्रुप दौर में फ्रांस और ग्रीस के बीच मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा। ग्रुप दौर में अब तक 8 में से 7 मुकाबले में जीत दर्ज करने वाली फ्रांस की तरफ से रंडल कोलो मुआनी और वेस्ले फोफाना ने दागे। और अब बात मौसम की।
पूर्वी लहर के कारण अगले 3 दिनों तक दक्षिण प्रायद्वीपीय में भारी बारिश होने की संभावना है। केरल और माहे में भारी बारिश होने की भी संभावना है। यहां ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी के मुताबिक तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी आज भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। यहां भी ऑरेंज अलर्ट है। पूर्वी और दक्षिण असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के अलग अलग हिस्सों में घना कोहरा छाया रहेगा। आइए अब जानते हैं विभिन्न शहरों का न्यूनतम और अधिकतर तापमान। और इसी के साथ नया सवेरा के इस अंक में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ चलते हैं ओडिशा के पुरी में वेद कलाकार सुदर्शन पटनायक द्वारा बनाई गई एक कलाकृति के साथ, जिसमें उन्होंने उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे श्रमिकों के जल्द से जल्द बाहर निकलने के लिए प्रार्थना की है। इसी के साथ मुझे और शैल और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट इस्तेमाल कीजिए, फर्क नजर आएगा।